अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 9 के बकाया 4 डेफिनेशन रह गई थी वो करेंगे और साथ सेकंड वाला थ्योरम करेंगे। देखिएगा, पहले आपके पास है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल के सर्कमफेरेंस है जी, ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। इसके ऊपर कोई से भी दो पॉइंट, ये देखें, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये इन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, इन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, ठीक है ना। इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? समझ आई या नहीं आई? A chord of a circle is a line segment joining any two points on the circumference of a circle। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई सी भी दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। उर्दू में कहते हैं इससे वतर। उर्दू में क्या कहते हैं? वतर। ठीक है। और ऐसी कॉर्ड, ठीक है, ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए, जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए, जहां से मर्जी पर गुजरे सेंटर से, यानी कि जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि दो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरे, उसे क्या कहते हैं? डायामीटर। उसे क्या कहते हैं? डायामीटर। ये देखें, ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ही ज्वाइन कर रही है, देखिए सी एंड डी, पर ये कहां से पास कर रही है? सेंटर से। ये कहां से पास कर रही है? सेंटर से। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसे क्या कहते हैं? डायामीटर, यानी कि कतर, यानी कि उर्दू में कतर। डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पास करती है उसे कहते हैं डायमीटर। मुश्किल डेफिनेशन है। डायमीटर आपके सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। डायमीटर आपके सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर। सेगमेंट क्या होता है? ये देखें, a segment is a portion of a circle bounded by an arc and a corresponding chord। चलें ये नई डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये देखें, ये सेंटर से गुजर रही है और से, ये देखें, एक सर्कल है, ठीक है, उसकी एक आर्क, फर्ज किया ये हमने एक आर्क बना लेते हैं इसे। ये देखें, सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई सा भी पोर्शन उसे आर्क कहते हैं। पढ़ी थी ना डेफिनेशन कल? सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई सा भी पार्ट लें तो उसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। एक आर्क और कॉर्ड, वो एरिया जो एक आर्क और कॉर्ड में बॉन्डेड होता है उसे कहते हैं सेगमेंट। नहीं समझ आई? एक आर्क और कॉर्ड, देखें, a segment is a portion of a circle bonded by an arc, एक आर्क एंड अ corresponding chord, एक आर्क एंड corresponding chord। समझ आई है? अब आपके पास सेगमेंट दो तरह के होते हैं, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। कल आपको बताया था आर्क, कोई सा भी पोर्शन वो क्या होगा?
आर्क होगा, कोई सा भी पोर्शन होगा वो क्या होगा, आर्क होगा। कोड से जो छोटे वाला पोर्शन होगा उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, उसे क्या कहेंगे, ये देखो जो बड़ी आर्क है उसके साथ जो बना रहा है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये देखें जी, ये जो बड़ा हिस्सा ना ये इसे कहते हैं मेजर, और ये जो छोटे वाला हिस्सा है उसे कहेंगे मेजर एंड माइनर सेगमेंट। समझ आई है, क्लियर है, सेगमेंट की भी समझ आ गई। अब आपके पास लास्ट डेफिनेशन है सेक्टर की, किसकी, सेक्टर की। एक सर्कल रेडियस की जमा क्या बताई थी, रेडियाई, रेडियस की जमा क्या बताई थी, रेडियाई। एक रेडियस हो तो उसे रेडियस ही कहेंगे, एक से ज्यादा रेडियस होंगे तो उसे क्या कहेंगे, रेडियाई। दो रेडियाई यानी कि दो रेडियस और एक आर्क, द एरिया बाउंडेड बाय दो रेडियस और एक आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये देखें दो रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये एक आर्क, एक दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, सेक्टर, उसे क्या कहेंगे, सेक्टर। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई, टू रेडियाई, दो रेडियाई एंड एक आर्क एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, उनके दरमियान जो आर्क है। समझ आई है, वो एरिया जो दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान होगा उसे कहेंगे सेक्टर। वो एरिया जो एक कोड और एक आर्क के दरमियान बाउंडेड होगा उसे क्या कहेंगे, सेगमेंट, उसे क्या कहेंगे, सेगमेंट होगा कोड के साथ और सेक्टर होगा रेडियाई, रेडियस के साथ। सेगमेंट होगा और सेक्टर होगा रेडियस के साथ। समझ आई है, इसमें भी उसी तरह माइनर एंड मेजर, जो छोटे वाला एरिया है, देखो ये भी आपके पास ये दो रेडियस तो हैं, ठीक है, ये छोटी आर के साथ जो एरिया बनेगा, सेक्टर बनेगा, उसे क्या कहेंगे, माइनर, और ये जो बड़ी आर के साथ बनेगा उसे क्या कहेंगे, मेजर। माइनर एंड मेजर, जो छोटा एरिया से कहेंगे माइनर और जो बड़ा एरिया से कहेंगे मेजर सेक्टर। समझ आ गई है, मसला किसी को, चलें जी। लास्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरम फर्स्ट, और आज हमने थ्योरम सेकंड पढ़ना है, यानी कि दूसरा थ्योरम पढ़ना है जी हमने। इजी थ्योरम है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है कि देखिएगा स्टेटमेंट देखिएगा, 2 और 3 के स्टेटमेंट देखिएगा, पहले एक जैसी स्टेटमेंट है और थ्योरम भी एक जैसे हैं। इधर देखो, और एक गधो इधर देखो, बाद में गपशप कर लेना, इधर देखो मेरी तरफ। पहले 2 और 3 की बुक्स ओपन करें, जल्दी से ओपन करें। 2 और 3 दोनों थ्योरम आपके सामने होने चाहिए, थ्योरम 2 और थ्योरम 3, ठीक है। कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड विच इज नॉट डायमीटर, यानी कि आप भाई आपको डेफिनेशन पढ़ा दी ना कोड की, और डायमीटर के डिफरेंस पता चल गया ना। कोड कहीं पे भी हो सकती है, पर डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसी कोड जो डायमीटर नहीं है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी कि किसी भी कोड, सर्कल की कोड के ऊपर, ये देखें एक सर्कल है, ये एक फर्स्ट किया कोड है ए बी, और ये सेंटर ओ है, वो कह रहा है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अ स्ट्रेट लाइन which is drawn from the center of the circle on a chord, ये एक कोड के ऊपर इसे ड्रॉ किया जाता है, एक कोड के ऊपर से ड्रॉ किया जाए, एक कोड के ऊपर से
ड्रॉ किया जाए। ये देखिएगा, a straight line drawn from the center of the circle to bisect a chord, जो एक chord को क्या कर रहा है, bisect कर रहा है, is perpendicular to the chord। तो हमने प्रूव करना है कि जो लाइन है ओ एम ये आपके पास ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी है ना, एक कॉर्ड ए बी है, तो ये लाइन सेगमेंट ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। थ्योरम 2 में हमने क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। और थ्योरम 3 इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल इनवर्स है इसका जी, इसका बिल्कुल उलट है, इसका बिल्कुल उलट है। देखें वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। सेंटर से डायग्राम भी देखें, दोनों का सिमिलर डायग्राम है, सेम डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहा है कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ये थर्ड वाले में क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम 2 में क्या है, ऐसी को लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। और 3 में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, पर अब आपने चेक करना है कि वो उसे बाइसेक्ट भी कर रहा है या, समझ आ गई है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, उलट हैं एक दूसरे के। अब आपने ना ध्यान से मिक्स नहीं कर देना, स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। वैसे तो वो साथ वो दे देते हैं पेपर में भी, विच इज नॉट डायमीटर, ये निशानी स्टूडेंट्स ने रखी होती है कि ये सेकंड वाला है और दूसरे के साथ जो नहीं आएगा वो थर्ड वाला होता है। पर आपने निशानी अपने दिमाग में बिठानी है, आपने थ्योरम को रट्टा नहीं लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट भी अपना क्लियर करना है। अब वो सेकंड वाला थ्योरम क्या कह रहा है, देखें। अब हमारे कल बताया था कि आपके पास 4 पोर्शन होते हैं थ्योरम के, ठीक है। सबसे पहले होता है गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, और फिर स्टेटमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग। देखें इस स्टेटमेंट में से देखें आपके पास गिवन है, उसने क्या कहा हुआ है, देखें स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ उसने, आ लाइन सेगमेंट, आ स्ट्रेट लाइन, आ स्ट्रेट लाइन, कौन सी, एक स्ट्रेट लाइन है ओ एम, आ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी आपके पास गिवन है जो से बाइसेक्ट कर रहा है, यही गिवन है आपके पास। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, M is the midpoint of any chord AB of a circle with center O, where a chord AB is not the diameter of the circle। ये देखें कह रहे कि एक स्ट्रेट लाइन विच कट द chord of a circle bisect the chord of the circle, bisect the chord of the circle। ये देखें एक जो पॉइंट M है, ये ओ एम आपके पास जो पॉइंट M है, ये पॉइंट M एक बी का बाइसेक्टर है, ये उसने बता दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास। ए बी का लाइन, ये कॉर्ड ए बी का क्या है, बाइसेक्टर है, ये बता दिया, गिवन है, समझ आ गई है। और थर्ड वाले थ्योरम में बिल्कुल इसका जो गिवन होगा वो उसका प्रूव होगा। और देखें थर्ड वाले में जो इसका गिवन है, थर्ड वाले में इसका प्रूव है, देखें, ठीक है। सेकंड वाले में जो प्रूव है थर्ड वाले का गिवन है, देख लें, यही कह रहे ना, कंस्ट्रक्शन दोनों की सिमिलर है, कंस्ट्रक्शन दोनों की सिमिलर है, ऐसे ही है ना। अब देखिएगा थ्योरम, वो कह रहा है कि गिवन में M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, तो जो बाइसेक्टर होता है, कल भी आपको थ्योरम पढ़ाया था 9th क्लास में, आपने थ्योरम पढ़ा था फर्स्ट वाला, कोई फर्स्ट सेकंड वाला थ्योरम था, क्या था,
any point equidistant from end point of a line segment is a right bisector of it, is a right bisector of it. उसका क्या होता है, वो राइट बाइसेक्टर होता है। कोई भी पॉइंट जो किसी भी लाइन सेगमेंट से एक दिन फासले पर वाक़या है तो वो उसका राइट बाइसेक्टर होता है, वो उसका क्या होता है, राइट बाइसेक्टर। यानी कि आपने पहला थ्योरम था राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो जो राइट बाइसेक्टर होता है वो उसके एंड पॉइंट से एक दिन फासले पर वाक़या होता है, ठीक है ना। तो यही उसने कहा है कि ये राइट बाइसेक्टर है ना, तो उसके एंड पॉइंट से एक दिन फासले पर वाक़या है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट एम बनेगा, ये जो पॉइंट एम बनेगा, ये उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी। एम कोड ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है विद सेंटर ओ। और आपने वेयर ए बी इज द कोड इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही वो लिखा विच इज नॉट डायमीटर, वही उसने लिख दिया अपने अल्फाज में। आप भी लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। फिर आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी का, ये आपने प्रूफ करना है। ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी का, आपने ये प्रूफ करना है। समझ आ गई या नहीं आई? ओ एम परपेंडिकुलर द कोड ए बी। अब आप कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, आपने पॉइंट ए को और पॉइंट बी को ओ से ज्वाइन करवा दें, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। ये देखिएगा, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए एंड बी विद सेंटर ओ। समझ आ गई है? अब आपके पास वेयर एंगल 1 एंड 2 आर शोन इन द फिगर, राइट एंगल 1 एंड 2, आपने साथ दो एंगल लिख लिए हैं। इसके साथ एंगल 1 और ये एंगल 2, दो एंगल लिख लिए आपने। ये परपेंडिकुलर ना लिखिएगा, ठीक है ना। ये तो आपने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। आप बस एंगल 1 एंड 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। क्लियर है? क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है या। अब आपके पास दो ट्राइंगल, स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्शन भी हो गई। अगर आपके पास ये चार चीजें आप कर लें, डायग्राम, गिवन, प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन कर लें, तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये देखिएगा स्टेटमेंट में, अब ना अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। फिर कहते हैं सर हमारे थ्योरम में नंबर कट गए हैं। आपके पास लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ओ ए एम correspondence to the triangle OBM। देखें ये स्टेटमेंट में इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके सामने। तो आपने भी यार वो जो नीचे लिखा हुआ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये आपने इसके सामने नहीं लिखना, वो उसका है। ये देखें आपके पास, देखें मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूं। मैयर ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी, ये इसके सामने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जो स्टेटमेंट लिखी है रीजन उसके सामने लिखनी है, जो स्टेटमेंट होगी उसके सामने रीजन लिखनी है। ये देखें ये इसके सामने कुछ भी नहीं था, तो उसके सामने आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये स्टेटमेंट है, इसकी रीजनिंग ये है। अब आप डायग्राम पे देखिएगा, दोबारा डायग्राम पे देखें। वो कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल बन गई ओ ए एम एंड ओ बी एम, ओ ए एम एंड ओ बी एम। अब आपके पास देखें सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। उसे क्या कहते हैं, कल डेफिनेशन पढ़ाई थी ना रेडियस की। सेंटर के सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, रेडियस। तो ये देखे ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे। तो अब आपके पास ओ ए इक्वल टू है ओ बी, ओ ए इक्वल टू है ओ बी, क्योंकि एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो क्या होंगे,
इक्वल होंगे ना, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये एमसीक्यू भी आता है, बार बार आता है पेपर में, तो याद रखना एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, तो ये भी दोनों रेडियस है ना, ओ ए एंड ओ बी, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपके पास इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए ओ ए एम और ओ बी एम, ये दो ट्राइंगल है, इसमें ओ एम इसमें भी, ओ ए एम में और ओ बी एम में भी, ओ एम दोनों में है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना, सेम है, यही लिखा हुआ है। आगे देखें तीसरे वाला देखें, ओ एम इक्वल टू ओ एम, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, पर उसके सामने वो देखो वो कॉमन है दोनों में, तो उसका सामने उसकी रीजन लिखनी है, ओ एम के इक्वल ओ एम एक कॉमन है, इसकी रीजनिंग इसके सामने आनी है। फिर आपके पास ए एम इक्वल टू बी एम, ये हमारे पास गिवन है। गिवन में क्या था कि एम आपके पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो ए से एम का और बी से एम का डिस्टेंस सेम है, तो फिर आपके पास प्रूव हो गया ए एम इक्वल टू है बी एम, ए एम इक्वल टू है बी एम। समझ आ गई है। नाइन्थ क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी दो ट्राइंगल की क्रॉस कॉन्करेंट ट्राइंगल, टू ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल देयर साइड्स आर corresponding sides are congruent, all their corresponding sides are congruent। तो देखें इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ये वाली ओ ए एम में ये वाली साइड ओ ए इक्वल टू है ओ बी के, ए एम इक्वल टू है बी एम के, और ओ एम इक्वल टू ओ एम के, दोनों कॉमन है, तो इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है, तो ये इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होगी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में। यहां तक क्लियर है, 4 पॉइंट्स आपके हो गए, पक्की बात है 2 नंबर बन गए आपके ये 4 पॉइंट्स, मुश्किल है। इसमें हमने क्या नया क्या किया है, इसमें आपके पास डायग्राम बन गई है, आपके पास ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, ए एम बी एम के इक्वल है, ठीक है ना, ओ एम दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको 9th क्लास की अच्छी तरह आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, यही लिखा हुआ है। ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम साइड 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 पोस्टुलेट, साइड साइड साइड, समझ आ गई है। अब आपके पास है इस ट्राइंगल में एंगल 1, अगर ये आपस में इक्वल है, इधर देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे ना, क्या होंगे, तो इसका मतलब है कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये देखे ना, ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ये एंगल ए वाला ये एंगल बी के इक्वल होगा, और ये एंगल ये जो ओ के साथ बन रहा है ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा। समझ आ गई है। यानी कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं फिर ट्राइंगल भी इक्वल है, तो अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल है। तो अब हमने ये प्रूव जो करना था उस पर फोकस करते हैं। तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, किसी का मसला। चलें, अब आपके पास आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री के इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये जो स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो इसने ये लिखा हुआ है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है, ये एंगल मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल टू ए एम बी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ए एम बी इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू। क्लियर है यहां तक। आगे एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं वन सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब है कि ये अगर ये देखो इधर, ये अगर ये 180 के इक्वल है, 180 के इक्वल है ना,
तो अभी आपने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है और 180 के है इक्वल है, तो फिर इन दोनों का हाफ क्या हो जाएगा? तो फिर इसका मतलब है एंगल 1 भी 90 का और एंगल 2 भी, एंगल 1 भी इक्वल टू 90 और एंगल 2 भी 90 का है। और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का इक्वल होता है? तो इसका मतलब है अगर ये एंगल 1 भी 90 का है, एंगल 2 भी 90 का है, तो इसका मतलब है जो ओ एम में परपेंडिकुलर है बी पर, प्रूव हो गया आपका थ्योरम, प्रूव हो गया जी, खत्म हो गया। ये देखें आपके पास मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट ओ एम इक्वल टू है परपेंडिकुलर है ए बी पर, खत्म थ्योरम आपका। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है? हैं? किसी को मसला इसमें कुछ चीज नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता देता हूं। तो अब आपने एक चीज का ख्याल लाजमी रखना है, जो रीजन है स्टेटमेंट उसकी, उसके जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट है, जिस तरह आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेजर ओ ए इक्वल टू मेजर ओ बी के इक्वल है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या था? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल उसके सामने आएगी बिल्कुल, ठीक है। फिर आपने ये देखे जिस तरह ए एम मेजर ए एम इक्वल टू है मेजर बी एम के, तो इसके सामने उसने लिखा हुआ है, इसके सामने लिखना है आपने गिवन, इसके सामने लिखना है आपने। फिर आपके पास जिस तरह ये लिखा है ओ मेजर ओ एम मेजर ओ एम, देखो दोनों ट्राइंगल में ओ एम दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों इसके सामने लिखना है कॉमन, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं ना, ये रेडियाई को आप यहां पे उठा के ले जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी रीजनिंग दे रहे हैं आप, इसकी तो आगे कोई रीजनिंग ही नहीं है। तो फिर अगर आपने इसके ऊपर ले गए तो ये आप उठा के इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो आपका सारा थ्योरम क्रॉस हो जाएगा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।